नीट पेपर लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में छात्रों का आंदोलन शुरू है। दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। इसी में ही भारत के एक मशहूर उद्योगपति और कृषि क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने वाले जिनका प्रमुख भूमिका रही, जैसे प्रशांत मिश्रा भी अमेरिका से पहुंचे हैं और उन्होंने ना केवल छात्र आंदोलन में भाग लिया बल्कि पूरी तरह समर्थन दिया। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप लगातार समर्थन दे रहे हैं छात्र के आंदोलनों को। किस तरह की परिस्थितियां देखी सर आंदोलन शुरुआत से लेकर अभी तक, और किस तरह की मौजूदा समय में अभी वहाँ की स्थितियां हैं? मैं 19 जून से भारत आया हुआ हूँ उस आंदोलन के समर्थन में, क्योंकि अभिजीत जिपके ये बॉस्टन से आए हुए थे और मैं मंच के आसपास घूम कर के उनकी जानकारी लेता रहा और मुझे उनकी पूरी सोच समझ और समझदारी, या बोले जाए कि उनकी मंशा पर पूरा विश्वास हुआ कि ये लोग सच में देश की सेवा के लिए आए हैं। और छात्र छात्राओं का जिस तरह का उनका मन था, तो उसी समय मैंने निर्णय ले लिया कि मैंने इस सिस्टम के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज की परिस्थिति में भारत के अंदर में 97,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी है पिछले 5 सालों के अंदर में, और शिक्षा के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। हम जब छोटे हुए करते थे तो हमने सरकारी स्कूलों से पढ़ाई की और सरकारी स्कूलों के माध्यम से मैंने माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी की, उसके बाद खुद की कंपनी बनाई। अभी मेरा देश विदेश में 30-40 देशों में काम चलता है। मेरा खास करके किसानों को लेकर के बहुत मेरे मन में ये रही है, क्योंकि मैं खुद एक किसानी के परिवार से आता हूँ, जहाँ मैंने एग्री पायलट एआई नाम की कंपनी बनाई थी। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये छात्र छात्राओं का, युवाओं का और बाकी हमारे बहनों का मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इन्होंने काम शुरू किया है, जिसके प्रति हर भारतीय को, मैं ही नहीं, कोई भी कहीं पर भी हो, तो हर व्यक्ति ने, चाहे वो अपने आप को माता पिता की तरह, भाई बहन की तरह, छोटे बच्चों की तरह जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, करना चाहिए। सर आप कब आंदोलन से जुड़े थे, कब आप भारत लौटे, कब आंदोलन से जुड़े और कितने दिन सर रहे वहाँ उस आंदोलन में? मैं 19 जून से करीब 25-26 जून तक के मैं वहाँ दिल्ली में था। उसके बाद मैं कुछ काम से नागपुर आया था। मैं पिछले गुरुवार फिर से आंदोलन में समर्थन देने चला गया, और योगायोग से ऐसा हुआ कि जिस दिन सोनम वांगचुक जी का अपहरण किया गया स्टेज से, मैं स्टेज पे मौजूदा रूप से वहाँ पर था। अभिजीत बाथरूम गए हुए थे उस समय में, और उसी दौरान 10-12 डॉक्टर अंदर आए, जो पुलिस वाले थे, जो हमको बाद में पता चला। तो और पीछे उनके सिविल ड्रेसेस में बहुत सारे लोग आए। तो मैंने उनसे पूछा भी कि मिस्टर वांगचुक्स चेकअप इज़ ड्यू एट 8:45 AM, हाउ कम यू आर अर्ली हियर? तो उन लोगों का ऐसा कहना आया कि नहीं, ये इमरजेंसी चेकअप है, हमको कपड़े निकालने होंगे, पर्दे लगाने होंगे। तो वो मैं उनसे बहस करता रहा। उतनी देर में एकदम से वो सारे लोग स्टेज की तरफ चढ़ गए। मैं तेज़ी से दौड़ा कि मैं, कुछ भी हो जाए, वांगचुक सर को ले जाने नहीं देंगे। तो उस समय उन्होंने घसीट के मारा पीटा। स्टेज पे मेरे साथ आरिफ, मोनू और भी 2-3 लोग मौजूद थे वहाँ पर। आपके साथ मारपीट की हुई पुलिस वालों ने किया, जो सोनम वांगचुक को लेके जा? जी, आप फोटो में भी देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं। उसके बाद में ये सारा कार्यक्रम होने के बाद में भी उन लोगों ने ये बताया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की। बीच में टोक रहा हूँ, हुआ क्या था? क्योंकि जो हम दृश्य देखते हैं, आप मौजूद थे वहाँ, हमने जो देखा कि पुलिसकर्मी आए, उन्होंने सफ़ेद कपड़ा लगाया और फिर जो है उन्हें सोनम वांगचुक को लेकर चले गए। सर एग्जैक्ट हुआ क्या था, अब उसमें थोड़ा सा हम डिटेल चाहेंगे। तो वो उस समय में उन्होंने एक सफ़ेद कपड़ा उनके ऊपर में डाला। ऑलरेडी वो बेड पे पड़े हुए थे और उनके पास में एक सफ़ेद रंग की किताब पड़ी हुई थी। मुझे नाम नहीं आ रहा उस किताब का, सियान या ऐसा कुछ तो किताब पढ़ रहे थे वो, और हाथ में घड़ी भी थी उनकी, जो घड़ी बाजू में गिर गई। और इन्होंने ऊपर से चद्दर डाला और वांगचुक जी बड़ी कराती आवाज़ में उस समय पूछे कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मतलब लिटरली ऐसी उनकी आवाज़ निकल रही थी कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। पूरी तरह से हक्का बक्का थे और हाथ उठा के रेजिस्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे कि आप मुझे मत ले जाओ। लेकिन इन्होंने उनको ऊपर की चद्दर और नीचे की चद्दर में पोटली में डाला और घसीट करके स्टेज से, कोई स्ट्रेचर नहीं था, कुछ नहीं था, तुरंत एम्बुलेंस में डाला और बड़ी बर्बरता के साथ में उस समय वो असहाय थे। वो उनकी, सर वो तो हाथ हिलाते हुए दिख रहे थे वहाँ। हाँ, नहीं, असहाय इन द सेंस कि उनकी परिस्थिति शारीरिक रूप से अच्छी थी, क्योंकि वाइटल एक रात पहले ही हुए थे और उनकी वाइटल ऐसे भी नहीं थे कि बहुत ज़्यादा डाउन थे, और ऐसी भी परिस्थिति नहीं बनी थी कि भाई उनको जान का खतरा है या कुछ है। वो तो आज भी अभी अनशन पे बैठे हुए हैं।
उनका आमरण अनशन अभी भी शुरू है। तो ये पूरी साजिश की गई थी उनको ज़बरदस्ती उठा के ले जाने का, जब अभिजीत दिपके बाहर निकले हुए थे और 800 से ज़्यादा पुलिसमैन उस समय मौजूद थे वहाँ पर। आपकी मीडिया को भी नहीं आने दिया। आपकी कोई ANI की रिपोर्टर थी जिन्होंने सबसे पहला इमीडिएट 7:25 या 7:30 के आसपास मेरा इंटरव्यू लिया, पता नहीं कैसे आई थी वो अंदर, क्योंकि महिलाओं को भी पीट रहे थे ये लोग। पुलिस वाले, आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले महिलाओं को पीट रहे थे, जो लोग महिलाओं को पीट रहे थे। मेरे पास में उस चीज़ के वीडियोस हैं, ये है। मेरा फ़ोन तोड़ दिया उन्होंने, मेरे फ़ोन से वीडियो डिलीट कर दिया, मेरे साथ मारपीट की, मेरे छाती से खून निकला है, उस दिन भी दिखाया था मैंने, और पैरों पे भी लाठी चार्ज हुआ है, तो ये आपको दिख सकता है। और पीछे जहाँ नहीं मारना चाहिए वहाँ भी बहुत मारा है। ये जिस दिन सोनम वांगचुक को लेकर गए उस दिन की ये दोनों बार पिटाई हुई है मेरी 20 तारीख में भी शामिल। सोमवार को भी पिटाई हुई है और मेरी सोमवार को भी पिटाई हुई है। दोनों दिन उस मोर्चे का पार्ट था, और दोनों दिन पुलिस ने अपनी, पहले तो कम पुलिस वाले थे, लिमिटेड लोगों को मारा। 20 तारीख के दिन तो हद ही हो गई, जहाँ पे सड़क पे छात्र छात्राओं को दौड़ा करके पीटा गया, पत्थरबाजी हुई, अश्रु गैस छोड़ा गया, बहुत सारे उनके साथ में उनके कपड़े फाड़े गए लड़कियों के, उनको ऊट पटांग अभद्र तरीके से उनके साथ में छुआ गया उनको। ये बड़ी शर्मनाक घटना है देश के लिए। सर 20 तारीख का जिक्र मैं आपसे इसलिए फिर से छेड़ रहा हूँ कि 20 तारीख को हुआ क्या था, लाठीचार्ज पुलिस ने शुरू कैसे किया? क्योंकि दोनों पक्षों का तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने पहले शुरू किया, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि पहले हमारे जवानों को मारा गया, लिंचिंग करने का प्रयास किया गया, उसके बचाव में हमने ये सारी चीज़ें करी। ये बहुत झूठे लोग हैं। क्योंकि सर इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसपे अभिजीत दिप के ट्रक पे चढ़े हुए हैं और नीचे RPF जवान को जो लोग घेर के मार रहे हैं, जिसके बाद और जो RPF जवान आ रहे हैं वो लाठीचार्ज शुरू करते हैं, और इसके बाद से कहा जा रहा है कि इससे बाद से लाठीचार्ज शुरू हुआ, फिर आंदोलन जो है वो और उग्र होना शुरू किया, क्योंकि लगातार जिस तरह की चीज़ें आई, अब तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। चलिए, मैं तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से मौजूद था, तो मैं आपको चारों दिशाओं का बराबर वर्णन कर सकता हूँ। स्टेज के लेफ्ट साइड में JDU का ऑफिस है। स्टेज के राइट साइड में अगर ऐसे खड़े हैं आप, तो स्टेज के लेफ्ट साइड में JDU का ऑफिस है। राइट साइड के अंदर में बैरिकेड लगा है और पुलिस ने बहुत छोटी सकरी जगह बनाई है जिसमें से ज़्यादा लोग निकल नहीं सकते। और मंच में पीछे से अभिजीत और उनके साथ में एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा मेरे, साउथ के एक्टर हैं वो, प्रकाश राज जी, और बाकी लोग निकले उनके साथ में आंदोलन को, चंद्रशेखर और ये सभी लोग थे। और आप देखे होंगे कि बड़े बड़े माइक लगे हुए हैं, वो पीछे की तरफ से निकले। हम लोग यहाँ सामने से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और बाकी लोग सामने की तरफ से निकले, जो सामने की तरफ रास्ता जाता है जंतर मंतर गेट की तरफ में। तो ये सामने बैरिकेड लगा दिया गया, पीछे भी बैरिकेड से ब्लॉक कर दिया गया, और बीच का एक रास्ता जाता है जो केरला भवन से होता हुआ वहाँ एक सांग्रीला होटल है, रायसीना रोड की तरफ निकलता है। तो ये तीनों साइड के बीचों बीच सभी बच्चों को फंसा दिया गया, और अभिजीत के ट्रक को सामने से रोक लिया गया। उसमें कोई IPS ऑफिसर उतर नीचे जोर से चिल्ला रहे हैं, आपने देखा होगा। फिर माइक भी तोड़ दिया उन्होंने। वो तो बात की है ना, जब लाठीचार्ज हुआ, जब मारा गया, उसके बाद का है। हाँ, तो लाठीचार्ज ये जो है, जब छात्रों को, जब बीच में फंसे हुए लोग थे, उन पे अचानक लाठी बरसाना शुरू किया। और स्टेज से भी आप बार बार सुन रहे होंगे कि आप प्लीज़ लाठीचार्ज मत कीजिए। अगर नहीं है वीडियो तो मैं ढूंढ करके आपको भिजवाऊंगा, जिसमें बहुत सारे वॉलंटियर चिल्ला रहे हैं। सुखबीर करके एक बंदा है, उस स्टेज पे खड़ा हुआ बार बार चिल्ला रहा है कि निहत्तों पर लाठीचार्ज मत कीजिए करके। तो शुरुआत तो दिल्ली पुलिस ने की है। ये सरासर झूठ बात है कि किसी ने पत्थर उठाया। बार बार सभी CJP के कार्यकर्ता अपील कर रहे थे कि ये प्रदर्शन जो होगा वो शांतिपूर्वक होगा। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे था सर? मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसलिए ये सवाल आपसे ही पूछना बनता है कि अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो फिर वो वीडियोस कहाँ से बने जहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थी, मास्क मुंह को बांध कर गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थी, जो फीमेल्स रिपोर्टर्स थी, जो नई नई बच्चियाँ इस जर्नलिज्म क्षेत्र में आई हैं, उनके साथ छेड़खानी की जा रही थी, उन्हें गालियाँ दी जा रही थी। इसी के साथ साथ जो पत्रकार थे वहाँ, जो CGP को पहले दिन से कवर कर रहे हैं, वो तक ये दावा कर रहे थे कि छात्रों की तरफ से भी पत्थर आ रहे हैं। तो छात्रों के पास वो पत्थर कहाँ से आए, ये भी सवाल है। आपको नहीं लगता कि इस पे भी स्पष्टीकरण देना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए? लेकिन जो ये आरोप लग रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बीते 3 दिनों से जिस तरह के चल रहे हैं, कल RPF जवान को किस तरह मारा गया उसकी वीडियो शामिल है, तो इसका जवाब भी तो CJP या जो आंदोलनकारी वहाँ बैठे हैं, आप खुद शामिल हैं, तो आप देंगे इसमें? वस्तुस्थिति ये है कि
बाद में शायद लगता है कुछ उग्र लोग बाहर के उसमें ज्वाइन हो गए। कई लोग ये तो आप लोगों को पता होगा कि नहीं, मतलब अब 8 लाख 8-10 लाख लोग बुला रहे हैं सर, क्योंकि नहीं, आवाहन तो आप ही का था ना। चाहे अच्छे आए उग्र आए, आवाहन आप पे रहे तो जिम्मेदारी भी तो सीजीपी की है। हाँ, इस बात का इसकी तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। स्पष्टीकरण ये है इस बात का कि रविवार के दिन आंदोलन के पहले एक ट्रक पीछे आके खड़ा होता है, कंटेनर का, टिप्पर का ट्रक है, उसमें अलग अलग रूप के पत्थर हैं। वो तो हमारे सीजेपी के साथी राम हैं, उनके सर पे ज़्यादा बाल नहीं है और दाढ़ी मोटी सी है। उन्होंने वीडियो भी बनाया है कि ये मंशा क्या है सरकार की, पत्थरों का ट्रक लाके खड़े करने की। और आप जिस गाड़ी की तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं उसके दोनों सीट बेल्ट लगे हुए हैं अभी भी। तो ये क्या आत्मा उड़ गई वहाँ से लोगों की? जो गाड़ी चलने लायक नहीं है उसको तोड़फोड़ करके उस सीट। आप इको की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसमें स्कॉर्पियो खड़ी है, उसमें दिल्ली पुलिस की इनोवा खड़ी है, उसमें एक आम नागरिक का ऑटो खड़ा है, उसमें एक सादी स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी है, उनमें तोड़फोड़ हुई है। मेरा सवाल ये, और हम देख रहे हैं कि जंतर मंदिर दीवारें तोड़ रही हैं, जो सौंदर्यीकरण के लिए चौराहों पे लगा था वहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। तो ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ कि ये आह्वान आपका था, आपने क्या कि छात्र पहुंचे, अगर उसमें हिंसा हो रही है, चाहे आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके एग्रेसिव में ये है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि शांतिपूर्ण था, तो ये जो पत्थर चले उसकी जवाबदेही कौन देगा? और सबसे प्रमुखता, जिस तरह कपड़े बांधकर, मुंह बांधकर जो हमले किए जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, ये क्यों कर? कोई छात्र होता वो अपनी मांग करता, पत्थर थोड़ी चलाएगा। आप सर खुद इसके उदाहरण। आपके बोलने की एक हद तक के सही है। ये क्या है कि एक गलत प्रेसिडेंट ओवरऑल सरकार की तरफ से चालू किया गया है। 8 लाख लोगों को आपने 1 किलोमीटर की रेंज में बंद कर दिया। आपने पत्थरबाजी खुद की है, आपके खिलाफ में वीडियो है। आपके कई लोग जो हैं, जो सिविल ड्रेस में, पुलिस जिनको नहीं रोक रही है, लाठीचार्ज कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, युवा छात्र छात्राओं के ऊपर में। और अब हम मनाने भी कितना भी जाएंगे तो आप नहीं मानोगे। मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ जो अब मैंने किसी को नहीं दिखाई है, पहली बार दिखा रहा हूँ आपको, शायद ये आपका एक्सक्लूसिव होगा। ये हमारा उस दिन का लेटर है लिखा हुआ, ये सीजेपी का एक ऑफिशियल लेटर है। एक्शन प्लान 1 कानूनी घेराबंदी, एक्शन प्लान 2 सत्याग्रह, संसद का घेराव और इस्तीफे की मांग, नंबर 3 एग्ज़ाम फीस का बहिष्कार, देश भर से अपील करें कि बच्चों से पैसे ना मांगें, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, शांतिपूर्ण नारेबाजी करें, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट ना डालें, जो भी बोलें शालीनता के साथ बोलें, वकीलों की टीम को साथ भी रखें, किसी भी बड़ी एक्शन होने से पहले वकील से जानकारी लें, अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हुई है, इसलिए कानून से और उनसे संबंधित मुद्दों पर ज़्यादा ना बोलें। ये हमारा उस दिन का एजेंडा है, मैंने नहीं बनाया, ये किसी के पास नहीं। सीजेपी का ऑफिशियल ये है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, वकीलों को साथ में रखें क्योंकि आपको डिटेन कर लिया गया या उठा लिया गया, खास करके कुछ ही लोगों को भेजा हुआ है ये, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करना है, अपने मुद्दे पे कायम रहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है और नारेबाजी उल्टी सीधी नहीं करना है, भड़काऊ भाषण नहीं देना है। अब इससे ज़्यादा हम लोगों ने बार बार ये चीज़ रिपीट की है। अब आप देख लेंगे कि हमारे पास में जो लोग बच्चे, पुलिस ऐसे लोगों पे कार्रवाई करती है तो सीजीपी का उसका विरोध नहीं होगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व उसमें घुसे। अगर पुलिस इस पे कार्रवाई करती है तो सीजीपी की तरफ से उसका कोई अपोज नहीं होगा। पुलिस 100% अपोज है। कैसे हम तो आज भी बोलते हैं अपोज ऐसे हो रहा है कि जब लोगों ने ज़बरदस्ती कुछ लोगों को धक्का मुक्की की तो हम एज अ वॉलंटियर, पता नहीं मुझे पता है नहीं, हम सारे सीजेपी के वॉलंटियर ने रोका। हमने ऑब्जेक्ट किया है कि आप किसी के साथ में शांति से बनाए रखें। अभी भी आप देखेंगे कि लाखों की पब्लिक में अभिजीत बार बार चिल्लाते रहते हैं कि शांतिपूर्ण बनाए रखें, अपनी जगह बैठे रहें, किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण ना दें, और अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना तो अधिकार है। बात आपकी सही है सर, लेकिन मैं आपको इस आखिरी सवाल होगा, क्योंकि जब हम किसी को शांतिपूर्ण की आह्वान करते हैं, और जो मेरा पिछले भी सवाल था कि जिम्मेदारी बुलाया हमने है, अच्छा हो बुरा हो, उस जिम्मेदारी आयोजक की होती, बुलाने वाले की होती है। पुलिस ने जो कार्रवाई की उसका सभी देश भर में उसकी भर्त्सना हो जा रही है, तमाम आप उसके खुद साक्षीदार हैं। इस तरह का समर्थन सीजेपी को अब मिल रहा है, लेकिन जो गलत हो रहा है, जिस तरह पुलिस वालों की पिटाई हुई और जिस तरह की चीज़ें हो रही, उसकी जिम्मेदारी भी तो सीजेपी ही लेगा। क्योंकि जिस तरह के वीडियोस देखें हम सोशल मीडिया पे, आप वो वीडियोस हम नेशनल टीवी पे या सामने दिखा नहीं सकते, उसकी जिम्मेदारी, छेड़खानी की जिम्मेदारी वो भी तो सीजीपी ही लेगी सर। ये तो अगर आप कह रहे हैं शिक्षा को लेकर हम कह रहे हैं, तो जो गलत हुआ तो उसकी भी जिम्मेदारी सीजीपी ले।
मैं आपसे एक बड़ा संवेदनशील सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके छोटे भाई या बहन हैं? कितने बड़े हैं वो? कॉलेज में हैं? वो मारपीट करते हैं? किसी से भी मारपीट की है उन्होंने आज तक के, जब छोटे से बड़े हुए हैं? जो बच्चे चींटी नहीं मारते, किसी पे हाथ नहीं उठाते, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो पुलिस के ऊपर में हाथ उठाएंगे? इसीलिए सवाल ये था। नहीं, आप आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अगर अगर आपके घर का कोई व्यक्ति अगर हाथ नहीं उठा सकता, तो जो असहाय बच्चे वहाँ पर अपने एग्जाम और अपने समर्थन के लिए, अपना न्याय मांगने के लिए आए हैं, आप उसको इस तरह रूपांतरित मत कीजिए कि उन्होंने कुछ गलत मतलब मारपीट की है। मैंने बहुतों को रोते हुए देखा है, पिटते हुए देखा है, और मुझे नहीं लगता कि जो सच में कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर आए हैं, जो 2-2 3 साल नीट की मेहनतें कर रहे हैं, जो अलग अलग जेई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो पेपर के खिलाफ है, उनमें से किसी की भी ऐसी मंशा या हिम्मत भी है। अब उल्टा हो गया बाय द वे, पुलिस के हाथ उठाने के बाद अब ये नया नारा है कि जितना मारना है मार लो, अब हम हटेंगे नहीं, क्योंकि वो डर खत्म हो गया। पहले हमको डर लगता था पुलिस को देख करके, डॉक्टरों को देख करके इज्जत होती थी। अब आप मॉडर्न रावण बन करके अगर वहाँ आते हो तो आपने खुद ही वो सिस्टम को ख़राब कर दिया। बच्चे ये नहीं बोल रहे कि हम आपको मारेंगे, बच्चे बोल रहे हैं हमको मार डालो, आपको जितना मारना है मार डालो। आप हर बच्चे से सुनोगे वहाँ पर, अगर आपका घर का भाई बंधु या भतीजा या दोस्त भी होगा और पढ़ा लिखा होगा, तो वो सिर्फ यही बोल रहा है कि आज हमको मार डालो, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा छोड़ा नहीं है आपने। तो आप अब उस पे आप अपना खुद का विचार रख सकते हैं, सभी को विचार रखने का अधिकार है, लेकिन मैं बात यहीं पर ख़त्म करूंगा क्योंकि ये टॉपिक मुझे अभी थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा। सर एक ये है कि अब सीजेपी का आंदोलन के आगे की रूपरेखा क्या होगी? मांग तो एक है ही है, अब किस तरह चलेगा? क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नीट को लेकर जो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे, जो आरोपी हैं उससे हम सजा दिलवाएंगे, और छात्रों का भविष्य उनके लिए पहली प्राथमिकता। 45 दिन से साहब क्या थाली बजा रहे थे या घंटी बजा रहे थे? मतलब 24 घंटे होते हैं दिन में, 60 मिनट एक इसमें होता है, तो साहब को क्या अभी समझ में आ रहा है कि भाई इसको प्राथमिकता दी जाएगी? बच्चे 22 बच्चों की मौत की राह देख रहे थे, एक आंदोलन की राह देख रहे थे। मतलब अगर ये आंदोलन नहीं होता तो आप कुछ भी करते रहते, नेताओं को खरीदने में पैसे लगाते रहते, आप सत्ता बदलने के लिए पैसे बनाते रहते थे, राम के नाम पे लोगों को ठगते रहते थे। मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता, मैं ये मुद्दा है जवाबदेही का, ये मुद्दा और बाकी चीज़ों का नहीं है। इन लोगों ने बहुत घुमा फिरा करके जनता को जितना प्रताड़ित करना था कर लिया। अब देश का युवा सड़क पे उतर आया है, तो अब इनको जाकर के नींद खुल रही है 45 दिन बाद कि हम ये करेंगे। आपको रोका किसने था करने से आज तक के? ये तो 45 दिन से चालू है, अब क्यों घबराहट पैदा हो रही है? अभी तक, अभी भी आपके हाथ में, आप इस्तीफा दिलवा दो धर्मेंद्र प्रधान से। नहीं लेना चाहते आप जवाबदेही, आप झूठे हो, आप कायर हो, आप में दम है तो आप इस्तीफा दिलवा दीजिए, बच्चे तो वही मांग रहे हैं आपसे। सर एक ये है कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं आप पे फंडिंग को लेकर, उसका क्या है? क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि बाहर से फंडिंग मिल रही है सीजीपी की जो आंदोलन है उसको, वो क्या है? ये सही में फंडिंग बाहर से आ रही है आपको? इस पे काफ़ी मजाक भी चल चुका है। मैं 2-3, एक चंद्रपुर का लड़का आया हुआ था वहाँ पर, एक हमारे बल्लार शाह के पास का कोई आया था। मैंने पूछा यार तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आ रही है? मैं तो सुना कि सब बाहर से आ रही है, हम जैसे लोग फंडिंग कर रहे हैं या दुनिया में आतंकवादी लोग फंडिंग कर रहे हैं। तो उसने कहा साहब 12 रुपये मुझे पाकिस्तान से आए हैं, 17 रुपये नेपाल से आए हैं, क्योंकि उनकी इतनी ही देने की हैसियत है, और बाकी 300 रुपये मेरे दोस्तों ने मुझे उधार दिए हैं, और साथ में अभी पेटीएम से 200 रुपये मंगवाया है ताकि मैं वापस जाने की टिकट रख सकूँ। बच्चे वहाँ पर ज़मीन पे, बारिश हो रही है, पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, फिर भी अपना जोश लगा करके पटेल नगर से लेके रायसीना रोड से लेके जंतर मंतर से लेके आप कनॉट प्लेस से लेकर के हर बच्चों की भीड़ देखें। दिल्ली के बच्चे खुद के इसमें अपने घर से पराठे ला रहे हैं, कोई स्विगी से सामान भेज रहा है, देश विदेश से सामान आ रहा है। क्या फॉरेन फंडिंग है? फॉरेन फंडिंग आपको ज़रूरत है, ये युवाओं को ज़रूरत नहीं है साहब। ये तो चना खा करके भी वहाँ पर आराम से इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इनको आपके फंडिंग की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। सर एक आप अमेरिका में रहे हैं, वापस आए हैं, जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनको इस आंदोलन को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या मन में चल रहा है अपने देश को लेकर, या खासकर इस आंदोलन को लेकर क्या मन में है? मेरी जो जनरेशन अमेरिका गई है वो बहुत ही पढ़ने लिखने में होनहार लोग थे,
सरकारी स्कूलों से पढ़े थे, उस समय में प्राइवेट स्कूलों का इतना दबदबा नहीं था। तो उन सभी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी आने वाली जनरेशन के मौके, जो मध्यम परिवार से आते हैं या गरीब परिवार से आते हैं, उनके मौके ख़त्म किए जा रहे हैं। क्योंकि हर कोई बच्चा 2-5 लाख रुपए कोई लोन ले रहा है, कोई गाड़ियां बेच रहा है, कोई घर से गिरवी रख करके एलन जैसे इंस्टीट्यूट में पैसे दे रहा है। बाद में पेपर लीक हो जाने के बाद में उसकी 2-3 साल की मेहनत पूरी ख़त्म हो जाती है, उसको मजबूर हो जाना पड़ता है आत्महत्या करने के लिए। हमारे माँ बाप जो सपने देखते थे हमारे लिए, वो सपने पूरा करने का हर किसी में जज्बा होता है उस उम्र के अंदर में, और जब ऐसी निराशा हाथ लगती है तो उनके पास में कोई और चारा नहीं होता। मैं देश विदेश में देखता हूँ, जापान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, सिर्फ राइस नहीं फ्री में लिया इसके लिए। स्टैमर ने रिज़ाइन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन ने, कि मैं देश को ढंग से नहीं चला पा रहा हूँ, जबकि वहाँ कोई ऐसा दंगा फसाद नहीं है। तो ये होती है जवाबदेही की बात। ये लोग जवाबदेही भूल चुके हैं, इनमें घमंड आ चुका है, इनमें अराजकता आ चुकी है। इनको लगता है सीआरपीएफ बुला लेंगे, 10,000 पुलिस बुला लेंगे, ये युवा रुकने वाले नहीं है। इस्तीफा सर धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए कि उसके आगे भी कुछ और होगा? आगे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन समाप्त होगा, क्योंकि आगे और भी चलेगा? मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक सिस्टम में जवाबदेही आने के लिए कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आना जरूरी है। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ संभाल नहीं सकते तो आप उस चीज़ की तनख्वाह क्यों ले रहे हो, उस चीज़ के आप सारे उपभोग क्यों उठा रहे हो, आपको प्रमुख क्यों बन के बैठे हो संस्थाओं का? तो आपको इसीलिए नहीं कि आपको हंस करके युवाओं का मजाक उड़ाना है और उनकी बेइज्जती करना है, या जो मोर्चे पे निकले हो उनको देशद्रोही बोलना है, फॉरेन फंडिंग बोलना है। ये जवाबदेही नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अरे फलाना काम नेहरू ने ठीक नहीं किया था, गांधी ने ठीक नहीं किया था, तो अरे आप अपनी बात करो भाई। आप 14 साल से यहाँ सिस्टम के अंदर बैठे हुए हो, बच्चे सड़क पे उतर आए हुए हैं, आप वो सब छोड़ो, पुराना क्या हुआ, आपने क्या किया? आप नेता खरीदने में लगे हुए हो, सरकारें बदलने में लगे हुए हो, 4 बजे सुबह शपथ दिलवाने में लगे हुए हो, तो उस समय एजुकेशन सिस्टम की याद क्यों नहीं आती? तो ये फालतू की सारी किस्से हैं कि भाई ये बहानेबाजी है, पूरी की पूरी कायरता है, ये इनमें दम नहीं है। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि सर आप खुद उच्च शिक्षित हैं, आपने विदेशों में रह के नौकरी की है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, आप खुद व्यवसाय में बहुत बड़ा आपका काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लाने में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपकी क्या मांगे हैं, किस तरह सिस्टम हो जाए? क्योंकि सिस्टम, मंत्री आएंगे इस्तीफा देंगे, भविष्य में पहले भी हुआ है, शायद भविष्य में भी हो, क्या ऐसा सिस्टम बनाया जाए? आप खुद इसके प्रमुख हैं, तकनीक की अब ज़्यादा जानकार है, किस तरह ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, जिससे छात्र हो या उनका परिवार प्रभावित ना हो? जवाबदेही सिस्टम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी वर्ड कहते हैं उसको इंग्लिश में। आपकी अगर अकाउंटेबल नहीं है तो आप अराजकता किसी भी लेवल तक कर सकते हैं, और वही अभी देश के अंदर चालू है, अराजकता चालू है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई है सिस्टम में। अगर एक व्यक्ति को भी अकाउंटेबल बना दिया जाता है तो बाकी 100 लोगों को डर बना रहेगा कि मुझे भी कल अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। और पहली बार अब भारत का युवा जागरूक हो चुका है। मैं इंस्टाग्राम में देख रहा हूँ करीब करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग टीवी चैनल्स छोड़ करके इंस्टाग्राम में लगातार उस मूवमेंट को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप छाती ठोक करके बाहर बोल सकते हो 140 करोड़ भारतीय मेरा साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं आपका साथ। आप अपने बच्चों की नहीं सुन रहे हो, आप बाहर जा जा करके क्यों चिल्ला रहे हो बेकार की बातें? आप पहले उनकी सुनो, आपके घर के बच्चों की सुनो, उसके बाद में आप बाहर जा करके हमारे नाम से चिल्लाओ। हमको नहीं है गर्व आपके ऊपर में, नहीं बचा गर्व। जिस तरह से आपने उनके साथ व्यवहार किया है, हमको कोई गर्व नहीं है आपके ऊपर। सर आप सीजीपी के कोर टीम में शामिल थे? मैं कोर टीम में नहीं हूं, लेकिन मैं कोर टीम के सभी मेंबर से बात करता हूं, और मैं कोई ऐसा पद के लिए नहीं आया था। मैंने पहले दिन से ही बोला कि मैं मंच पे नहीं आऊँगा, मैं मंच के आसपास ही रहूँगा। और मैं ये समर्थन युवाओं के समर्थन में है, ये समर्थन तिरंगे के समर्थन में है। ना ये सीजेपी का मोर्चा है, ना कोई और मोर्चा है, ना कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है इसमें। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि मैं विदेश में रहता हूँ, मुझे मेरे भारत की व्यवस्था को ठीक बनाए रखना है, क्योंकि इसी धरती की वजह से मैं आज वहाँ पर बैठा हूँ। अगर ये जिम्मेदारी मैं नहीं उठा रहा हूँ तो शायद ये मौका दूसरी बार किसी और युवा को नहीं मिलेगा। तो ये थे प्रशांत मिश्रा जी, जिनका कहा साफ साफ कहना है कि अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब ये सिस्टम जो मौजूदा समय वो बदलेगा तो भविष्य में जो परेशानी अभी हैं वो नहीं होगी। मेरे साथी दिनेश सातपुते के साथ रवि शुक्ला, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।